हम लोग आज ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक स्थिति को देखें कि किस प्रकार से राजनीतिक संस्थाएं ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में बनी हुई थी, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं संगठित की गई थी, उन राजनीतिक संस्थाओं की भूमिका क्या थी, राजा की भूमिका क्या थी, राजा या राज्य के जो पदाधिकारी थे वो कौन कौन थे। चूँकि ऋग्वेद में अनेक युद्धों का उल्लेख हुआ है तो उनकी युद्ध शैली क्या थी और युद्ध के संदर्भ में जो सैन्य इकाइयाँ थीं वो कौन कौन सी या किन नामों से जानी जाती थी, इन्हीं की बात आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो राजनीतिक या जो प्रशासकीय एक तरह से ढांचा है, संरचना है और प्रशासन की जो इकाइयाँ हैं उनकी बात की जाए तो प्रशासकीय इकाइयों की बात की जाए तो प्रशासकीय इकाइयाँ जो हैं, सबसे पहले ग्राम, इसके बाद विश्व और इसके ऊपर जन। ग्राम विभिन्न कुलों से मिलकर बनता था। परिवार की बृहद संकल्पना ऋग्वेद में देखने को मिलती है। तो परिवार विभिन्न परिवार या कुल ये मिलकर ग्राम बनाते थे और विभिन्न ग्रामों से मिलकर विश्व नामक इकाई बनी थी और विभिन्न विश्वों को मिलकर जन नामक इकाई बनी थी। तो ग्राम का जो प्रमुख होता था, इसका परिवार या कुल का जो प्रमुख था उसे कुलप कहा जाता था। ग्राम का जो प्रमुख था उसे ग्रामणी बोला जाता था और विश्व का जो प्रमुख था इसे विश्वपति बोला जाता था, विश्वपति। और जन का जो प्रमुख था उसे जनपति, इसी को जनपति बोला जाता था, राजन बोला जाता था। ऋग्वेद में विश्वस्य भुवनस्य राजा का भी उल्लेख है। विश्वस्य भुवनस्य राजा, विश्वस्य भुवनस्य राजा का भी उल्लेख है। राजा को गोजित या गोपति भी बोला जाता था, गोजित या गोपति भी बोला जाता था। और इस राजा को कहा जा रहा है कि ये गोप्ता जनस्य है। गोप्ता जनस्य इसकी एक प्रमुख उपाधि थी, गोप्ता जनस्य। तो राजा यानी जन का जो प्रमुख है, जन सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई ऋग्वेद में दिखती है। तो जन का जो प्रमुख है वो जनपति, उसे कहा गया। वही राजन है, उसे राजा कहा गया। उसे गोजित भी कहा जाता था, उसे गोपति भी बोला जाता था। गायों को जीतने वाला, गायों का पति यानी गायों का प्रमुख। गोपति उपाधि इंद्र की भी है और इसे विश्वस्य भुवनस्य राजा भी बोला जाता था। और इसे गोप्ता जनस्य यानी जन का रक्षक यानी जन के जो लोग हैं, जन की जो प्रजा है, उनका रक्षक राजा होता था। राजा जब शपथ लेता था तो वह जन की रक्षा, विष और जन की रक्षा यानी विष और जन के लोगों की रक्षा की शपथ लेता था। तो इसलिए इसे गोप्ता जनस्य भी बोला गया है। ठीक, तो राजा की स्थिति यह है। अब ये राजा कैसे बनता था? ऋग्वेद के अध्ययन से विद्वानों ने जो निष्कर्ष निकाला है उसमें यह कहा गया कि प्रारंभ में राजा का जन की जनता द्वारा निर्वाचन होता था, यानी वो जनता द्वारा चुना जाता था। बाद में यह पद चलकर वंशानुगत हो गया। प्रारंभ में राजा का चुनाव होता था, जन के लोग, विश्व और जन के लोगों द्वारा यह निर्वाचित होता था, चुना जाता था। बाद में चलकर राजा का पद वंशानुगत हो गया। हालांकि वंशानुगत होने के बाद भी जनता का अनुमोदन आवश्यक था। वंशानुगत पद हो गया क्योंकि विभिन्न राजाओं का जो क्रम मिलता है ऋग्वेद में, जैसे सुदास की ही बात की जाए तो सुदास के पिता दिवोदास पहले राजन थे, फिर दिवोदास के बाद सुदास राजा बने। तो इन उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि यह पद बाद में चलकर वंशानुगत हो गया। लेकिन वंशानुगत होने के बाद भी जन और विश्व के लोगों का अनुमोदन
इसे प्राप्त करना होता था। जैसा कि अथर्ववेद में, उत्तर वैदिक काल का जो ग्रंथ है अथर्ववेद, उसमें भी कहा गया है कि प्रजापति की 2 पुत्रियां सभा और समिति हैं। समिति राजा का चयन करती है। वह समिति क्या होती है कि वह जन और विष के वाणी का प्रतिनिधित्व करती है। तो वहां भी चुनाव की बात की गई है। तो इसलिए यह कहा जाता है कि पहले राजा या राजन चुना जाता था, बाद में यह पद वंशानुगत हो गया। वंशानुगत होने के बाद भी जनता द्वारा उसका अनुमोदन आवश्यक था। ठीक, तो ये तो प्रशासकीय इकाइयां हैं। अब राजा की स्थिति और क्या क्या है। जो राजा है यह किसी भूमि का अधिकारी नहीं है। राजा जो है या राजन जो है, राजन या राजा, दरअसल ऋग्वेद में राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वेद में राष्ट्र के लिए राष्ट्र शब्द का प्रयोग हुआ है, और संभवतः जो राष्ट्र की आधुनिक अवधारणा है वही अवधारणा यहाँ भी रही होगी, क्योंकि यहाँ जो जन है जिसे हम राज्य की सबसे बड़ी इकाई कह रहे हैं, वह एक तरह से समवंशी लोगों का एक समुदाय था, एक कबीला था। तो यहाँ जो राज्य के लिए राष्ट्र शब्द का ऋग्वेद में प्रयोग किया गया है। राजा या राजन की स्थिति यह है कि यह पद दैवीय नहीं था। बाद में जो राज्य की उत्पत्ति या राजा की उत्पत्ति की दैवीय अवधारणा जो देखने को मिली, दैवीय उत्पत्ति की जो अवधारणा, उस तरह की किसी प्रकार की अवधारणा की यहाँ चर्चा नहीं की गई है। तो यह पद दैवीय नहीं था, दैवीय उत्पत्ति की बात यहाँ नहीं की गई। साथ में राजा जो है भूमि का मालिक नहीं था, भूमि का मालिक नहीं था। दरअसल यह समाज कबीलाई समाज है, तो यहाँ स्थायित्व की थोड़ी सी कमी है। ऋग्वेद में हम लोगों ने देखा कि पूरे ऋग्वेद में कृषि संबंधी 24 मंत्र ही हैं। तो कृषि और कृषि संबंधी क्रियाओं से वो परिचित हैं, लेकिन अभी प्रमुख व्यवसाय उनका कृषि नहीं है। अभी प्रमुख व्यवसाय उनका पशुपालन है, और पशुपालन के संदर्भ में वो एक जगह से दूसरी जगह आते जाते रहते हैं। तो अस्थायित्व की थोड़ी सी कमी है। तो इस संदर्भ में वो भूमि या किसी क्षेत्र का राजा नहीं है, बल्कि वह एक कबीले का प्रमुख है, एक कबीले का राजा है। ठीक, तो ये 2 चीजें उसके साथ नहीं है। एक तो दैवीय उत्पत्ति नहीं है उसकी, दूसरा वह भूमि का मालिक नहीं है। अब इस ऋग्वेदकालीन जो प्रशासकीय और इकाइयां हैं, जो अन्य संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं जो हैं जिनकी बातें बार बार की जाती हैं, वो संस्थाएं जो कि बड़ी महत्वपूर्ण है। सभा, इसके पहले विदत, सभा, समिति और गण, इनकी चर्चा अक्सर होती है। विदत क्या है, सभा क्या है, समिति क्या है, गण क्या है। ऋग्वेद में विदत का उल्लेख 122 बार हुआ है, सभा का उल्लेख 8 बार हुआ है, समिति का उल्लेख 9 बार हुआ है, गण का उल्लेख 46 बार हुआ है। तो अब जितनी बार इनका उल्लेख हुआ है, इसी से इनकी महत्ता प्रतिपादित हो जाती है कि ऋग्वैदिक काल में इन संस्थाओं की महत्ता क्या थी। 122 बार अगर उल्लेख होता है विदत का, और सिर्फ 8 बार या 9 बार सभा और समिति का उल्लेख होता है, यानी जो विदत थी वो उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था रही होगी, क्योंकि उसका बार बार उल्लेख हो रहा है। आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में, अथर्ववेद में जब इनकी चर्चा होती है, तो विदत की चर्चा सिर्फ 22 बार होती है, इनकी चर्चा 17 बार, इनकी चर्चा 13 बार होती है। तो उत्तर वैदिक काल में आकर विदत का महत्व कम हो गया, और उसकी जगह इनका महत्व बढ़ गया, सभा और समिति का महत्व बढ़ गया। तो ये संस्थाएं हैं क्या। विदत के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों का जो मत है, जिसमें डॉक्टर के.पी. जायसवाल का जो मत है, या ओल्डनबर्ग का जो मत है, या रामशरण शर्मा जो कि विदत के गहन अध्ययनकर्ता माने जाते हैं,
तो डॉक्टर केपी जायसवाल का मत है कि यह आर्यों की मौलिक बड़ी एक राजनीतिक संस्था थी। आर्यों की विदत के संदर्भ में डॉक्टर केपी जायसवाल का मानना है, केपी जायसवाल का मानना है कि विदत क्या है, आर्यों की मौलिक बड़ी सभा, मौलिक बड़ी संस्था है, और यही आगे कालांतर में चलकर सभा, समिति और गण में विभाजित हो गई। डॉक्टर केपी जायसवाल का मानना है कि विदत जो है आर्यों की मौलिक बड़ी राजनीतिक संस्था है, जो कालांतर में आगे चलकर सभा, समिति और गण में विभाजित हो गई। यानी विदत के जो कार्य थे वो सभा, समिति और गण में बट गए। ठीक, यानी विदत जो है ऋग्वैदिक काल में इन तीनों के कार्यों को, इन तीनों की भूमिकाओं को का निर्वहन करते थे। ठीक, फिर रामशरण शर्मा का मानना है कि यह आर्यों की प्राचीनतम सभा है, प्राचीनतम राजनीतिक संस्था है, प्राचीनतम संस्था है। यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था है, ऐसा रामशरण शर्मा का कहना है। और ये विदत के संदर्भ में विशेष अध्ययनकर्ता माने जाते हैं कि विशेष रूप से ये रामशरण शर्मा ने विदत का अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि यह आर्यों की प्राचीनतम संस्था है। वैसे ही ओल्डनबर्ग भी कहते हैं कि यह आर्यों की एक मौलिक इकाई है, प्राचीनतम संस्था है, और इसमें जो कबीले थे उनसे संबंधित जितने भी कार्य थे, उनके नियम के संदर्भ में या उनमें बंटवारे के संदर्भ में जो कुछ कार्य था, वो सब कुछ कार्य विदत द्वारा संपादित किया जाता था। ठीक, विदत को वीरों की सभा भी कहा गया है। ऋग्वेद में कहा गया है कि ये वीरों की सभा थी। आगे इसमें कहा गया कि विदत आखिर करता क्या था, विदत के कार्य क्या क्या थे। तो विदत में नववधु के आगमन का स्वागत किया जाता था, स्त्रियों की उपस्थिति और वितरण कार्य, राज्य का उपज का वितरण आदि जो था वो सब इसी विदत द्वारा संपादित किए जाते थे। तो नववधु के आगमन, स्त्रियों की उपस्थिति और जो वितरण कार्य थे, उपज का वितरण आदि सब इसी के द्वारा संपादित होते थे। धार्मिक कार्य भी इसके द्वारा किए जाते थे। यह विदत जो है सार्वजनिक यज्ञ का भी आयोजन करते थे और सबके कल्याण के लिए इस विदत द्वारा सार्वजनिक यज्ञ भी किए जाते थे। तो विदत आर्यों की प्राचीनतम और मौलिक संस्था है, जो आगे चलकर सभा, समिति और गण में विभाजित हो गई। अब सभा क्या है? सभा के संदर्भ में कहा जाता है कि यह कुलीन लोगों की संस्था है, कुल वृद्धों की संस्था है, कुलीन लोगों की सभा है, कुलीन लोगों की सभा है। सभा और समिति के संदर्भ में लुडविन का कहना है, लुडविन का कहना है कि सभा जो है वो अपर हाउस था, अपर हाउस, और समिति जो है वो लोअर हाउस था, समिति लोअर हाउस। सभा अपर हाउस यानी जो ऊपरी सदन है, और समिति लोअर हाउस यानी निम्न सदन है। तो उच्च सदन और निम्न सदन यानी दो सदन की वो बात करते हैं। हालांकि अधिकांश विद्वान इसको नहीं मानते हैं, लेकिन जीमर का मानना है कि सभा क्या है, ग्राम संस्था थी, एक ग्राम स्तरीय संस्था थी, और समिति जो है यह केंद्रीय संस्था थी, केंद्रीय संस्था। अधिकांश विद्वान इसी मत को मानते हैं कि सभा एक ग्राम स्तरीय संस्था थी और समिति एक केंद्रीय संस्था थी। डॉक्टर केपी जायसवाल का कहना है कि समिति जो है एक राष्ट्रीय संस्था है और समिति जो है उस राष्ट्रीय संस्था की एक अस्थायी समिति है। ठीक, तो ऐसा केपी जायसवाल का मानना है।
जीमर का मत ही अधिकांश विद्वानों द्वारा माना जाता है कि सभा एक ग्राम संस्था थी और समिति एक केंद्रीय संस्था थी। दरअसल अथर्ववेद में भी एक जगह उल्लेख हुआ है, पहले सभा का, फिर समिति का, फिर परिषद का, मंत्रणा का। तो उससे भी इन संस्थाओं के विकास का क्रम स्पष्ट हो जाता है, उसकी बात हम लोग करेंगे अभी। तो जीमर का मत सभा ग्राम संस्था है और समिति एक केंद्रीय संस्था है। तो सभा को अथर्ववेद में नरिष्ठा भी बोला गया है। नरिष्ठा, नरिष्ठा का मतलब है जिसके निर्णय को टाला ना जा सके, यानी यह सभा न्याय कार्य भी करती थी, न्याय कार्य भी करती थी। सभा को कहा गया है शब्दावती, शब्दावती। सभा को प्रकाशवती भी कहा गया है, प्रकाशवती भी कहा गया है। यानी शब्दावती का मतलब है कि सभा द्वारा जो धर्म निरूपण किया जाता था, धर्म के संदर्भ में जो नियम विनियम बनाए जाते रहे होंगे, उसे उस संदर्भ में इसे शब्दावती कहा गया। प्रकाशावती न्याय के संदर्भ में ही है, क्योंकि दिव्य परीक्षाओं के लिए जो अग्नि हमेशा इस सभा में प्रज्वलित रहती थी। ठीक, तो शब्दावती और प्रकाशवती भी इसे कहा गया है। सभा के जो सदस्य थे, ऋग्वेद में सभा के सदस्यों को सभ्य बोला गया है और सुजात भी बोला गया है सदस्यों को। सभा के जो सदस्य थे, सभा के सदस्यों को, सभा के सदस्य को सभ्य ऋग्वेद में कहा गया है। इसे सुजात भी बोला गया है। सभा के जो अध्यक्ष थे उसे सभ्य या सभापति, सभापति बोला जाता था। अध्यक्ष को सभ्य बोला जाता था और सदस्य को सभ्य बोला जाता था। सदस्य को सभ्य या सुजात कहा गया है, अध्यक्ष को सभ्य या सभापति कहा गया है। इसका कार्य आपने देखा न्यायिक कार्य करती है, धर्म संबंधी निरूपण के कार्य करती है। इसे धूत कक्ष भी बोला गया, धूत कक्ष। यानी इसमें सभा में धूत क्रीड़ा भी होती थी, जुआ भी खेला जाता था। तो यह एक मनोरंजन का स्थल भी था। इसमें धर्म का निरूपण किया जाता था, न्याय कार्य किया जा रहा है, मनोरंजन का कार्य भी यहाँ होता था। और ऋग्वेद में एक जगह कहा गया है कि इसके सदस्य रथ पर सवार होकर जाते थे, यानी यह कुलीनों की संस्था थी। ग्राम के जो कुलीन लोग थे वो सभा के सदस्य हुआ करते थे। ठीक, तो ये ग्राम स्तरीय एक संस्था थी। समिति यह एक केंद्रीय संस्था है और समिति के अध्यक्ष को ईशान या पति बोला गया है। समिति के अध्यक्ष को, इसके अध्यक्ष को ईशान या पति बोला गया है। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था या पति कहा जाता था। समिति का कार्य क्या है? इसका प्रमुख कार्य राजनीतिक है, राजनीतिक। अथर्ववेद में कहा गया है कि समिति जो है वह जन और विष के वाणी का प्रतिनिधित्व करती है और राजा का चयन करती है। यानी इसका राजनीतिक कार्य में भी राजा का चयन करना, राजा का चयन करना। समिति में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। ऋग्वेद के अनुसार समिति में राजा की उपस्थिति अनिवार्य थी। तो राजनीतिक विषयों पर समिति में चर्चा होती थी। साथ ही सामाजिक और ज्ञान विज्ञान संबंधी विषयों पर भी, सामाजिक और ज्ञान विज्ञान संबंधी विषयों पर भी इसमें चर्चा होती थी। इसलिए इसे राष्ट्रीय अकादमी कहा गया है। इसलिए इसे राष्ट्रीय अकादमी का दर्जा दिया गया था। इसमें न सिर्फ राजनीतिक विषयों पर चर्चा होती थी बल्कि सामाजिक और ज्ञान विज्ञान संबंधी विषयों पर भी समिति में चर्चा होती थी। ठीक, ये जो गण है, गण एक सैन्य इकाई है। गण एक सैन्य इकाई है। बाद में चलकर विभिन्न जो सैन्य इकाइयां देखने को मिलती हैं ऋग्वेद में, जिनसे संबंधित शब्दावलियां हैं सर्द, भ्रात, गण, ये सब सैन्य इकाइयां हैं। ठीक, अब अथर्ववेद में जो क्रम मिलता है
वो क्रम मिलता है सभा, समिति और परिषद का। सभा, समिति और परिषद का एक क्रम मिलता है। तो सभा, अथर्ववेद में पहले सभा का उल्लेख है, फिर समिति का उल्लेख है, फिर परिषद का उल्लेख है। तो इससे इन संस्थाओं के विकास का क्रम स्पष्ट होता है। सभा जो कि एक ग्राम संस्था मानी जाती है, तो पहले ग्राम स्वतंत्र रूप से अपने कार्यों का प्रबंधन करते रहे होंगे और इस प्रबंधन कार्य के लिए, सार्वजनिक विषयों के प्रबंधन कार्य के लिए उन्होंने एक संस्था को गठित किया जिसे सभा बोला गया। बाद में जब राज्य बना तो विभिन्न ग्राम बन के विश्व और जन नामक इकाइयां बनाए, तब एक केंद्रीय सभा की आवश्यकता हुई, केंद्रीय संस्था की आवश्यकता हुई। तो वैसे में फिर समिति का गठन किया गया। समिति की बैठक हमेशा नहीं हो सकती थी और राजा को दिन प्रतिदिन के प्रशासन के लिए कुछ सलाहकारों की आवश्यकता महसूस हुई होगी। तो ऐसे में अब दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए सलाह की आवश्यकता राजा को महसूस हो रही है। समिति की बैठक हमेशा बुलाई नहीं जा सकती थी, वो संभव नहीं था। तो ऐसे में राजा ने एक परिषद, एक मंत्रणा का गठन किया, जो उनके आगे चलकर वो मंत्री परिषद के रूप में जानी गई। तो इस प्रकार से इन संस्थाओं का विकास होता है। हम ब्रिटेन को लोकतंत्र की जननी मानते हैं, आधुनिक संदर्भ में माना जाता है, लेकिन इन सभा, समिति, परिषद और विदत के अध्ययन से ये लगता है कि भारत ही लोकतंत्र की जननी है, क्योंकि ये संस्थाएं बिल्कुल लोगों की संस्थाएं हैं और राजा के निर्वाचन में, राजनीतिक कार्यों में, विभिन्न राज्य संबंधी विभिन्न विषयों पर इस सभा और समितियों में चर्चा के पश्चात निर्णय लिए जाते थे। तो निश्चित रूप से लोकतंत्र की शुरुआत विशेषकर भारत में यही ऋग्वेदिक काल के सभा, समिति और विदत में देखने को मिलती है। ठीक, अब राज्य के जो पदाधिकारी गण हैं, ऋग्वेद में जिन पदाधिकारियों का उल्लेख मिलता है। अब जब जन की बात हो रही थी तो थोड़ा सा ये भी देखा जाए कि ऋग्वेद में 24 जनों का उल्लेख है। 24 जनों में जो महत्वपूर्ण जन है, जैसे भरत है, अनु है, यदु है, कृवि है, पुरु है। तो ये जो जन है, भरत जन, अनुजन, पुरुजन, कृवि, इसी प्रकार से आपका मत्स्य वंश जो था। भरत जन सरस्वती और यमुना के बीच वाले क्षेत्र में रहता था। अनु जो है ये परुषणी नदी के तट पे रहते थे। पुरु जो है ये सरस्वती नदी के तट पे रहते थे। सरस्वती नदी के दोनों पुरु जन रहते थे। तो ये उनकी स्थिति ऋग्वेद में जगह जगह बताई गई है कि इन जनों की स्थिति क्या थी, ये कहाँ कहाँ रहते थे। तो राज्य के जिन पदाधिकारियों का उल्लेख है, पदाधिकारी, उसमें पुरोहित, सेनानी, ग्रामणी, सूत, ब्राजपति, पूरब, अस्पश, इन पदाधिकारियों का उल्लेख है। पुरोहित जो कि राजा का सलाहकार होता था, मुख्य सलाहकार, आगे चलकर जो प्रधानमंत्री जैसे पदों का सृजन हुआ इसी पुरोहित से हुआ। सेनानी सेना का प्रमुख होता था, ग्रामणी ग्राम का प्रमुख होता था, सूत रथकार होता था, ब्राजपति चरगाहों का प्रमुख होता था। चूंकि यह पशुपालक समाज है तो इसकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। पूरब जो दुर्गपति होता था, दुर्गों को पूर्व बोला गया है तो पूरब दुर्गपति होता था। अस्पश गुप्तचर होता था, गुप्तचर और दूत होता था। ठीक, तो इन पदाधिकारियों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन इन पदाधिकारियों में कहीं भी किसी कर संग्रह करने वाले पदाधिकारी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं हुआ है। दरअसल कर प्रणाली विकसित ही नहीं हुई थी। बलि शब्द का प्रयोग
ऋग्वेद में अक्सर मिलता है। तो उस बलि का अर्थ ये लगाया जाता है कि जनता स्वेच्छा से अपने राजन को या जनपति को, जो जन का प्रमुख था, जनपति या राजन, उसको अपनी स्वेच्छा से कुछ भेंट देती थी, जिसे बलि कहा जाता था। तो वो अभी आवश्यक नहीं हुआ था, अनिवार्य नहीं हुआ था, वो जनता द्वारा स्वेच्छा से अपने जनपति को, अपने राजन को दिया जाता था। तो इसलिए किसी कर संग्रह करने वाले अधिकारी का उल्लेख नहीं है, उसकी नियुक्ति नहीं होती थी। अब एक बात और कही जाती है कि इसमें से ये जो है सेनानी, ग्रामणी, सूत, करमार, इन लोगों को रत्निन बोला गया है। रत्निन बोला गया है। रत्न बहिष संस्कार होता था। राजा जब शपथ लेता था तो उसके पहले वो इन रत्नियों के घर जाता था और इनकी पूजा करता था, यानी इनका समर्थन प्राप्त करता रहा होगा। सबसे पहले वो पुरोहित की, सेनानी के घर जाता था, फिर पुरोहित के घर जाता था। पुरोहित, ग्रामणी, सूत और करमार, करमार जो है विभिन्न शिल्प कार्यों को करने वाले लोग थे, जिसमें तक्षा बढ़ई भी था। रथों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी ऋग्वेद में, इसलिए सूत की स्थिति रत्निन में मानी गई है। इनके घर राजा जाता था और इनसे समर्थन प्राप्त करता था। अब देखिए किस तरह से लोकमत का आदर किया जा रहा है। राजा इन पदाधिकारियों के घर जा रहा है और उनसे अपने राजा बनने के लिए समर्थन की उम्मीद करता है, उनसे समर्थन मांगता है। तो यह बात ये बताती है कि उस समय लोकमत का कितना आदर था। और इस लोकमत में भी ये जो शिल्पी वर्ग है, सूत, करमार, जो व्यावसायिक और औद्योगिक वर्ग है, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका थी उस समय। तो ये रत्निन और रत्न बहिष संस्कार जो होते थे, राजा शपथ भी लेता था और राजा जो शपथ लेता था वो जन की रक्षा के लिए की शपथ लेता था, इसलिए उसे गोप्ता जनस से भी बोला गया है। गोप्ता जनस से इसलिए बोला गया है क्योंकि वह जन की रक्षा की शपथ लेता था। ठीक। अब राजा की जो स्थिति है, विभिन्न युद्ध जो ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं, जिसमें दशराग युद्ध की चर्चा होती है। तो दशराग युद्ध को हम लोग देख लें। दशराग युद्ध, दशराग युद्ध यानी 10 राजा के साथ जो युद्ध हुआ था। तो एक तरफ भरतजन है, भरतजन है, भरतजन के राजा सुदास थे, वो इधर नेतृत्व कर रहे थे। और इधर जो है जो 10 राजा हैं उसमें से पंचजन है, जो 5 जन जिसे कहा गया है यनु, द्रुह, द्रुह, यदु, तुर्वश, तुर्वश और पूर्व। साथ में और 5 लोग जो हैं अनिल, पख्त, भलानस, विषाणि, विषाणिनी और शिव। तो ये 10 हो गए। इधर माना जाता है कि भरत जन के साथ क्रीवी भी हैं और त्रित्स, त्रित्स, ये 3 जन एक साथ हैं और इधर 10 लोग हैं। इसी को दशराग युद्ध कहा गया। यह दशराग युद्ध पुरुषणी, परुषणी, परुषणी नदी तट पर हुआ था, यानी रावी नदी तट पर यह युद्ध हुआ था। दरअसल भरत जन जो सुदास हैं, सुदास के पिता पहले दिवोदास थे। दिवोदास को माना जाता है कि वो अतिथियों के पूजक थे, इसीलिए उन्हें अतिथिग्न बोला गया है दिवोदास को, जो कि सुदास के पुत्र थे। तो सुदास के पहले पुरोहित विश्वामित्र हुआ करते थे। विश्वामित्र को उन्होंने इस पद से पदच्युत कर दिया और उनकी जगह वशिष्ठ को पुरोहित बना लिया। इससे विश्वामित्र नाराज हो गए और वो इन 10 लोगों के साथ मिलकर सुदास के प्रति युद्ध कर दिए।
तो इनके पुरोहित वशिष्ठ हैं और इनके पुरोहित विश्वामित्र हैं। विश्वामित्र हैं, ठीक। पुरोहित का कार्य क्या था कि पुरोहित राजा को विभिन्न विषयों पर सलाह देता था और साथ में युद्ध क्षेत्र में भी वो राजा के साथ जाता था और राजा की विजय के लिए युद्ध में यज्ञ या मंत्रोच्चार आदि किया करता था। तो इनके पुरोहित सुदास के पुरोहित भरतजन के पुरोहित वशिष्ठ हैं और इन 10 राजाओं के पुरोहित विश्वामित्र है। ऐसा माना जाता है कि इस युद्ध में कुछ अनार्य यातियों ने भी दोनों ओर से लड़ा था। जैसे इधर से जो अनार्य यातियाँ थे जिसमें अजा था, श्रीगु, यक्ष, तो ये अनार्य यातियाँ थी, अजा, श्रीगु, शिग्रु और यक्ष। इनका जो प्रमुख था नेता, अनार्यों का जो नेता था उसे मेद बोला गया है, मेद नेता था। इसी मेद को बाद में इस युद्ध में विजय के पश्चात सुदास ने यमुना तट पर इसी मेद को पराजित किया था और इस युद्ध में विजय के पश्चात सुदास ने अश्वमेघ यज्ञ भी किया था, अश्वमेघ यज्ञ किया था, ठीक। अब यह जो युद्ध हुआ, इस युद्ध में युद्ध सैन्य जो इकाइयां हैं, सर्द, ब्रात, गण, ये जो इकाइयां हैं सैन्य इकाइयां हैं। युद्ध में रथों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। जो सेनापति था रथ पर सवार होकर जाता था, धनुष बाण से युद्ध होते थे और पूर्व चरिष्णु नामक एक यंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसका मतलब है कि पूरों को ढाहने वाला या पूरों को समाप्त करने वाला भी कोई यंत्र इनके पास रहा होगा धनुष बाण के अलावा भी, जिससे ये पूरों को ध्वस्त करते होंगे। पूर्व यानी दुर्गों को। तो इनके जो दुर्ग होते थे आर्यों के, वो अयश यानी पाषाण से बने होते थे या धातुओं से बने होते थे। गांवों की सुरक्षा के लिए भी खाइयां होती थी, 4 दीवारी होती थी, विशेषकर लकड़ी से उसे घेरा जाता था, जिसे अक्सर इनको डर होता था कि शत्रुओं द्वारा वो जलाए जाते थे। युद्ध के लिए जो शब्द ऋग्वेद में प्रयुक्त हुए हैं, गायों के अन्वेषण संबंधी गवशु यानी गायों को लेकर अक्सर युद्ध होता था। हालांकि यह युद्ध तो पुरोहितों को लेकर हुआ, लेकिन युद्ध का एक जो सामान्य कारण था वो गायों का था। एक कबीला दूसरे कबीले को गायों का अपहरण कर लेता था, तो इस संदर्भ में भी अक्सर युद्ध हुआ करते थे। तो ये थी इनकी राजनीतिक स्थिति, ठीक।